गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हम एक नई बुक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। उस बुक्स का नाम है ऑप्टिक्स, जो कॉलेज लेवल पे चलती है। तो आज हम ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी, जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और भी कोई कॉलेज लेवल के एग्जाम है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम है, उसमें ऑप्टिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आप बात करते हैं किसकी, ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपको क्या समझना है, ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। तो सबसे पहले ये जो प्रकाश नाम का वर्ड आ रहा है आपके पास, बुक का नाम है आपके पास कौन सा, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। अब ये जो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ऑप्टिक्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना होगा उस ऑप्टिक्स की बुक के लिए। आज उसके अपन इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में देखेंगे कि ऑप्टिक्स में क्या क्या आपको जो जनरल बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट बात करते हैं जो जनरल कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आप बात करते हो कि सबसे पहले आपके पास वर्ड आता है क्या, प्रकाश। सबसे पहले आपके पास वर्ड आता है कि ये प्रकाश क्या है कि ये प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये लाइट क्या होती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना होगा, इसको समझना होगा कि प्रकाश क्या होता है। तो आप जानते हो कि ये जो बल्ब से निकलने वाली जो लाइट है वो क्या कहलाता है, एक तरह से प्रकाश ही तो है। तो एक तरह से जो प्रकाश का जो सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है वो क्या माना जाता है, सूरज माना जाता है, सूर्य माना जाता है। तो आप जानते हो कि जो सूर्य से आने वाली जो धूप है वो भी क्या एक तरह से अपना प्रकाश ही है। जो लाइट से निकलने वाली विकिरणें हैं जो अपने पास बल्ब से निकलती है, ट्यूबलाइट से निकलती है, कोई लैंप से निकलती है, वो भी आपके पास क्या है, सभी तरह की प्रकाश है। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो क्या एक तरह से ऊर्जा है। क्या है प्रकाश, एक तरह से क्या है, आपकी कोई ऊर्जा है, ये क्या है, आपकी एनर्जी है। क्या है आपकी, प्रकाश क्या है, आपकी एक तरह से एनर्जी है। अब ये एनर्जी कैसे है, एनर्जी ये है कि मान लिया कि ये आपके पास क्या है, कोई सूर्य है। ये क्या है आपके पास, कोई सूर्य है। तो ये आपका क्या हो गया, कोई सूर्य होगा। और यहाँ पर आप कोई है जो इंसान है जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे प्रकाश किस रूप में आ रहा है। तो आप ध्यान दो कि यहाँ ये क्या है, कोई प्राकृतिक स्रोत है। क्या है, जो लाइट का स्रोत होता है या क्या बोलते हैं जिससे सोर्स बोलते हैं, ये क्या है आपका कोई सूरज है जो क्या कर रहा है, प्रकाश को इमिट कर रहा है। यानी ये क्या एक तरह से जो रेडिएशन है उसको इमिट कर रहा है। तो यहाँ से बहुत सारा प्रकाश निकलता है। क्या होता है, बहुत सारा प्रकाश निकलता है। तो ये प्रकाश इस टाइप में निकलता है। हो सकता है वो प्रकाश किसके रूप में निकलता है, तो वो प्रकाश निकलता है हमेशा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। किसके रूप में निकलता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो इस विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर आप बोल सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसमें क्या होता है, अब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है ये भी आपको समझना पड़ेगा उससे पहले। तो सबसे पहले तो ध्यान देना है कि जो सूरज से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो क्या है, एक तरह से ऊर्जा है। जो ऊर्जा का क्या होता है, अब यहाँ से ऊर्जा निकली, देखो यहाँ से ऊर्जा निकल रही है आपकी, और वो ऊर्जा आपके पास पहुँच रही है। क्या पहुँच रही है, ये जो धूप निकल रही है वो आपके पास पहुंच रही है। जब ये धूप आपके पास पहुंच रही है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कुछ ऊर्जा निकली है। वो ऊर्जा क्या होती है, किसी रेडिएशन के द्वारा या किसी तरंग के द्वारा कहाँ पर पहुंचती है, आपके पास पहुंचती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा जो एनर्जी आती है वही क्या कहलाता है, अपना प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, या फिर वही क्या कहलाती है, आपकी तरंग कहलाती है। तो जो प्रकाश आता है वो किस रूप में आता है, तरंग के रूप में। तो सबसे पहले अपन एक एक वर्ड की बात करते थे। सबसे पहले अपन को समझना होगा जो लाइट है, लाइट से भी पहले अपन को समझना होगा तरंग क्या होती है। क्या, तरंग क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे कि आपकी जो ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेव की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, वेव की। तो वेव क्या होती है, तरंग क्या होती है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट टर्म जानते हैं तरंग। क्या जानते हैं, तरंग। क्या जानते हैं, तरंग। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि तरंग क्या होती है। अब आपने सुना होगा कि ये तरंग क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है, कितने प्रकार की होती है, इस बारे में आपको जानना जरूरी है। क्योंकि ये सब क्या है, जो ये ऑप्टिक्स का बेसिक है वो सब यही है। ये बेसिक अच्छे से समझ में आएगा तो ऑप्टिक्स की बुक है वो आपको अच्छे से अच्छे समझ में आएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, वेव की, कि ये जो वेव होती है वो क्या है, तरंग क्या है। अब आपने सुना होगा कोई भी आवरण होता है। क्या होता है, कोई भी आवरण होता है। मान लिया, मैं सिंपल लैंग्वेज में इस वेव को समझाने के प्रयास करता हूँ। मान लिया कि कोई आवरण है, ये क्या है आपके पास, कोई आवरण हो गया। क्या हो गया, कोई आवरण हो गया। अब इसमें क्या ले लिए मैंने, कुछ पार्टिकल ले लिए, कुछ कण ले लिए। क्या ले लिए, इसमें मैंने कुछ क्या ले लिए, कण ले लिए। तो मान लिया ये वाले कण ले लिए मैंने। क्या ले लिए,
ऐसे बहुत सारे इसमें क्या है, कोई भी आवरण है, आवरण यानी कोई बॉक्स हो सकता है। मान लो कि कोई ऐसा डिब्बा है, इस एक सिंपल सा आप कंसिडर करना, कोई आवरण है या कोई डिब्बा है, आवरण में क्या है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, बहुत सारे कण हैं। क्या है आपके पास, बहुत सारे कण है। जब किसी भी आवरण में ये बहुत सारे कण होते हैं, अब इस कण में होगा क्या, जब इस कण में विक्षोभ उत्पन्न होता है, मान लिया कि ये कण क्या इधर स्थिर रूप से नहीं है, ये क्या कर रहा है, अंदर हलचल कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और इस टाइप से ये क्या कर रहे हैं, ये कण है वो एक दूसरे के रूप में हलचल कर रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो कण है वो क्या कर रहे हैं, एक विक्षोभ यानी हलचल उत्पन्न कर रहे हैं। और यही कण जो हलचल उत्पन्न करते हैं, कण का हलचल उत्पन्न करना क्या करते हैं, ये जो कण है वो हलचल उत्पन्न करते हैं। तो जो हलचल उत्पन्न करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि तरंग किसे कहते हैं, कि कोई भी आवरण होता है उसमें बहुत सारे कण होते हैं, वो कण जब हलचल उत्पन्न करते हैं, या अपन उसको बोल सकते हैं विक्षोभ। क्या बोल सकते हो आप, विक्षोभ। यानी किसी भी कण, किसी भी आवरण में विक्षोभ उत्पन्न होता है किसी कण के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, आपकी तरंग कहलाती है। क्या कहलाता है, आपकी तरंग कहलाती है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूँ कि एक एक डेफिनेशन अपन नोट्स के रूप में लिखते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे ऑप्टिक्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, तरंग की। तो तरंग क्या होता है, तरंग में कि किसी भी आवरण में उपस्थित, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि किसी भी आवरण में उपस्थित, किसी भी आवरण में उपस्थित कणों की हलचल, कणों की हलचल या विक्षोभ, या विक्षोभ क्या कहलाती है, किसी आवरण में उपस्थित कणों की हलचल या विक्षोभ तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है, तरंग कहलाती है। अब आपने ये भी सुना होगा जो ये तरंग होती है वो निर्वात में भी होती है और मीडियम में भी होती है। तो यहाँ से आपको इन दोनों का भी मीनिंग समझना होगा कि ये निर्वात क्या होता है और मीडियम क्या होता है। तो यदि मैं बात करता हूँ किसकी, निर्वात की, कि यदि मैं किसकी बात करता हूँ, निर्वात की, और एक साइड में ले लेता हूँ क्या, माध्यम। क्या ले लेता हूँ, माध्यम। एक साइड आपका क्या है, निर्वात है, एक साइड में आपका क्या है, माध्यम है। जब ये निर्वात है, निर्वात का मतलब क्या है, निर्वात का मतलब ये होता है कि आपके पास ये कोई भी आवरण हो गया, क्या हो गया, ये कोई भी आवरण हो गया, और यहाँ पे भी मैंने क्या मान लिया, कोई आवरण मान लिया। क्लियर। अब इसमें क्या था, किसी भी आवरण में क्या है, आपके पास कण उपस्थित है। क्या है, किसी भी आवरण में कण उपस्थित है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या मान लिए, बहुत सारे कण मान लिए। क्या मान लिए, बहुत सारे कण मान लिए। ये बहुत सारे कण है। अब ये इसमें तो क्या है, कण उपस्थित है। अब इसमें क्या है, कोई भी कण उपस्थित नहीं है, यानी कण क्या यहाँ पे अनुपस्थित है। कण क्या यहाँ पे अनुपस्थित है। तो अपन कह सकते हैं कि जब कोई ऐसा माध्यम जिसमें कण उपस्थित नहीं होते, वो क्या कहलाता है, आपका निर्वात कहलाता है। और ऐसा माध्यम या ऐसा कोई आवरण जिसमें क्या होते हैं, कण उपस्थित होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है या माध्यम कहलाता है। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो, आप इसको डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, निर्वात लगा के लिख लो, उसमें निर्वात लगा के लिखो कि किसी भी आवरण में कण की अनुपस्थिति होती है तो वह निर्वात कहलाता है। किसी भी आवरण में कण की अनुपस्थिति होती है तो वह निर्वात कहलाता है। किसी भी आवरण में कण की अनुपस्थिति होती है तो वह निर्वात कहलाता है। और इसमें माध्यम लगा के लिखना कि किसी भी आवरण में कण की उपस्थिति होती है, माध्यम में लिखना कि किसी भी आवरण में कण की उपस्थिति होती है, वह माध्यम कहलाता है। अब देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ कण उपस्थित है तो इसको ही मैंने तरंग के रूप में लिखा है, क्यों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, केवल कण उपस्थित है। यहाँ पे क्या लिखा है कि कणों में क्या होती है, हलचल होती है। क्या होती है, कणों में हलचल या क्या होता है, आपका विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो माध्यम है, माध्यम में क्या होगा, आपके पास कण उपस्थित है, और इसमें क्या है, कण उपस्थित नहीं है। जब किसी आवरण में कण उपस्थित नहीं होते तो वो क्या कहलाता है, आपका निर्वात कहलाता है। कण उपस्थित होते तो वो क्या कहलाता है, आपका माध्यम कहलाता है। जब कण में हलचल उत्पन्न होती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है। क्लियर। अब आपके जो ऑप्टिक्स स्टार्टिंग होती है तो देखो, सबसे पहले जो तरंग का कंसेप्ट आया था, वो तरंग का कंसेप्ट आया कहाँ से था, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो तरंग, इन दोनों की डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, निर्वात की और माध्यम की। अब बात करता हूँ कि जो तरंग का कंसेप्ट आया था वो कहाँ से आया था।
और आपको जो तरंग का कंसेप्ट पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, आप जो 11th-12th में पढ़ के आए हो वो कौन सा पढ़ के आए हो, उसकी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके कंसेप्ट की, किसकी, इसके कंसेप्ट की, कि जो तरंग का कंसेप्ट आया था वो किसने दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं 1675 ईस्वी की। तो 1675 ईस्वी यानी 75 ईस्वी में कौन आया था, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। क्या आया था, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। कौन आया था, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, इन सिद्धांत में इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश तरंगे आती है, यानी मैंने क्या बताया कि जो प्रकाश है वो एक तरंग के रूप में होता है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत आया वो क्या कहता है कि जो आपके पास कोई कण है, क्या है, आपके पास कोई कण है। तो मान लिया 1675 ईस्वी में न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रकाश आ रहा है या जो तरंग होती है वो किस रूप में होती है, कण के रूप में संचरित होती है। किसके रूप में संचरित होती है, कण के रूप में संचरित होती है। क्लियर। तो जो न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत है वो क्या बताता है कि ये एक प्रकाश या तरंग होती है वो कण के रूप में होती है। उसके बाद आया अपने पास 1678 ईस्वी में जो आपका इंपॉर्टेंट था हाइगन का तरंग सिद्धांत, हाइगन का तरंग सिद्धांत या हाइगन का सिद्धांत, ऐसे भी आप बोल सकते हो। क्या है आपका हाइगन का सिद्धांत। अब ये हाइगन का सिद्धांत क्या कहता है, हाइगन का सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश है या जो लाइट है या जो तरंग है या कोई वेव है, तो उस वेव है यानी जो कोई तरंग है वो क्या करता है, ड्यूल नेचर बताता है। क्या बताता है, द्वैत प्रकृति बताता है। क्या बताता है, द्वैत प्रकृति बताता है। क्या बताएगा, आपका द्वैत प्रकृति बताएगा। और ये जो ड्यूल नेचर है, इन ड्यूल नेचर में कौन कौन से आता है आपके पास, बताओ। ड्यूल नेचर आपने पढ़ रखा है 11th या 12th क्लास में, आपने पढ़ रखा है कि ये द्वैत प्रकृति होती है। उसमें क्या क्या आता है, उसमें एक तो कण आती है और दूसरा क्या आता है, बताओ। जो द्वैत प्रकृति होती है उसमें क्या आता है, एक तो कण आता है और एक क्या आता है, तरंग आती है। एक क्या आता है, कण और तरंग। यानी कह सकते हैं कि इसमें ड्यूल नेचर में क्या करता है, ये केवल कण को बताता था और ये केवल क्या बता रहा है, कण और तरंग दोनों को बता रहा है। तो इस रूप में कह सकता हूँ कि जो हाइगन का जो सिद्धांत है वो अपनी ऑप्टिक्स में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जो अपन पूरी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के जितने भी एग्जाम्पल है वो सब कहाँ से पढ़ेंगे, अपन इसी से पढ़ेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 लाइन ध्यान में रखनी है कि 1675 ईस्वी में न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत आया था और 1678 ईस्वी में हाइगन का सिद्धांत आया था, और जो अपन को ऑप्टिक्स पढ़नी है वो पूरी हाइगन के सिद्धांत पर पढ़नी है। क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब ये अपन बात करते हैं कि तरंग के प्रकारों की, किसकी बात करते हैं, तरंग के प्रकारों की, कि जो भी वेव होती है वो कैसे होती है, किस प्रकार की होती है। तो जब मैं उसकी बात करता हूं तरंग के प्रकार की, किसकी बात करता हूं, तरंग के प्रकार की, किसकी बात करता हूं, तरंग के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ वेव। अब जो टाइप्स ऑफ वेव की बात करते हैं तो आप कौन कौन सी तरंग जानते हो, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा ही कि आप कौन कौन सी पढ़ के आए हो। तो यदि मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि एक तो होती है आपके पास, जो तरंग के प्रकारों की बात करूँ तो एक तो होती है आपके पास, फर्स्ट तो होती है कौन सी, यांत्रिक तरंगे। कौन सी होती है आपके पास, यांत्रिक तरंगे। कौन सी होती है आपके पास, यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल तरंगे। और दूसरी होती है आपके पास कौन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरी कौन सी होती है आपके पास, विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरी कौन सी होती है आपके पास, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब यहाँ पे ये देखो आपके पास, इसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते हैं और इससे अपन क्या बोलते हैं, अयांत्रिक तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयांत्रिक तरंग भी बोलते हैं। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। अब ऐसी तरंगे यदि मैं यांत्रिक तरंग को बताना चाहूँ तो ऐसी तरंगे जिनमें क्या होता है, कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम क्या हो, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माध्यम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो वहां पर अपने पास जो तरंगे कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी, यांत्रिक तरंगे। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है वो माना जाता है आपकी ध्वनि। वो क्या माना जाता है, आपकी ध्वनि। आपने सुना होगा यदि ध्वनि होती है वो क्या करती है, माध्यम में, या जो ध्वनि तरंगे होती है वो क्या करती है, माध्यम में गतिशील होती है। बल्कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे है, इसमें क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है, आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और जब ये माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब ये माध्यम, मैंने बताया कि एक तो माध्यम होता है, एक निर्वात होता है। जब वहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो आप जानते हो वहाँ पे क्या होगा, आपका निर्वात होगा। क्या होगा, आपका निर्वात होगा, यानी वैक्यूम होगा। और निर्वात में आप जानते हो कि जब वहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो अब वहाँ क्या होता है, निर्वात होता है। और इसका यदि मैं एग्जांपल बताऊँ तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाता है वो है लाइट। वो क्या है, आपकी लाइट।
यानी लाइट के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश के आने जाने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वह निर्वात में भी गति कर सकता है, निर्वात में भी गतिशील रहता है। और इसकी वेलोसिटी भी मानी गई है, प्रकाश की वेलोसिटी भी मानी गई है निर्वात में, यदि आपको ध्यान हो कितनी मानी गई है, v = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको ध्यान होगा कि जो निर्वात में प्रकाश की वेलोसिटी मानी गई है वो कितनी मानी गई है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैंने क्या बताया कि जो टाइप्स ऑफ वेव होती है, वेव के प्रकार होते हैं, तरंग के प्रकार होते हैं, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है आपके पास यांत्रिक तरंग है जिसे अपन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। सेकेंड होती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यांत्रिक तरंग में क्या होता है कि किसी भी तरंग में या वे तरंगें जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है वो यांत्रिक तरंगें कहलाती है। उसका एग्जांपल लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो, ध्वनि। और विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या लिखोगे कि ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाती है आपकी अयांत्रिक तरंगें। तो अब इसको आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं आपको डेफिनेशन निकाल लेता हूँ। फर्स्ट लगाइए तरंग के प्रकार और उसमें लिखिए, तरंग के प्रकार में लिखिए फर्स्ट लगाइए आप यांत्रिक तरंगें, लिख लीजिए आगे तरंगें दो प्रकार की होती है, तरंगें दो प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखिए यांत्रिक तरंगें, फर्स्ट लिखिए यांत्रिक तरंगें, फर्स्ट लिखिए यांत्रिक तरंगें। उसमें लिखिए वे तरंगें जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है, वे तरंगें जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है, वे तरंगें जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती है। वे तरंगें जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती है। सेकंड लिखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें या अयांत्रिक तरंगें। सेकंड लिखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें या अयांत्रिक तरंगें। इसमें लिखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें या अयांत्रिक तरंग में लिखिए कि वे तरंगें जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे तरंगें जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे तरंगें जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है या अयांत्रिक तरंगें कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है या अयांत्रिक तरंगें कहलाती है। अब ये तो अपन ने किस बेस पर इसको डिफाइन किया, ये मैंने किया है किस बेस पे, जो तरंग के प्रकार लिखे उसको किस बेस पे लिखा है, माध्यम के बेस पे। किस पे लिखा है, माध्यम के बेस पे। तो ये एक तो आपने पढ़ा हुआ है, ये दोनों प्रकार भी पढ़े हुए छोटी क्लास में, तो वही मैंने आपको जस्ट बेसिक के रूप में बताया है। अब देखो यहाँ पे मैं जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ ऑप्टिक्स का आपको, क्योंकि अपन जो ऑप्टिक्स बुक स्टार्ट करेंगे उसमें ये सभी कंसेप्ट काम आएगा, इसलिए मैं आज की जो क्लास ले रहा हूँ वो उसी के बेस पर है कि जो आपका ऑप्टिक्स वाली बुक चलती है आपके कॉलेज लेवल में उसका जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसको अपन मैं इंट्रोडक्शन के रूप में आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये क्या था, जो तरंगों का प्रकार था किस बेस पे था, माध्यम के बेस पे। माध्यम के बेस पे तरंग कितने प्रकार की, दो प्रकार की, कौन कौन सी, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, वे तरंगे जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है यानी मीडियम की नीड होती है, मीडियम 100 रूप से रहेगा तो वो क्या कहलाएगी, उसका एग्जाम्पल देखे तो क्या है, वो ध्वनि तरंगे इसी का एग्जाम्पल है। यदि मैं बात करता हूँ दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, तो यहाँ पे क्या है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में रहती है और इसका जो वेग होता है, प्रकाश की वेलोसिटी का निर्वात में वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये इसका एग्जाम्पल कहा जाए तो लाइट। अब आपने दो प्रकार और पढ़े हैं जो कणों के कंपन के आधार पर पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी, कणों के कंपन पे आधार पर पढ़ी होगी। तो ये भी क्या है, ये तो आपका ये भी क्या थी, आपकी एक तरंग की प्रकार थी, पर किस बेस पे थी, माध्यम के बेस पे थी। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, सेकेंड बात करता हूँ मैं किसकी है, तो ये भी तरंग के प्रकार, ये भी क्या है आपके पास, तरंग के प्रकार। पर ये पहले वाली थी वो किस पे थी, माध्यम के आधार पर। अब ये क्या है, कणों के कंपन के आधार पर। ये क्या है, कणों के कंपन के आधार पर। तो ये भी आपने दोनों नाम सुने हुए, तो ये भी दोनों नाम है। तो फर्स्ट तो कहलाता है आपका ट्रांसवर्स, फर्स्ट क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ। फर्स्ट है आपका अनुप्रस्थ तरंगे और सेकंड क्या है आपके पास, अनुदैर्ध्य तरंगे। सेकंड क्या है आपके पास, अनुदैर्ध्य तरंगे। सेकंड क्या है आपके पास, अनुदैर्ध्य तरंगे, और फर्स्ट क्या है आपके पास, अनुप्रस्थ तरंगे। अब इसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है उसको समझना है, और ये आप पहले पढ़ चुके हो तो मैं जस्ट आपको थोड़ा बात बता देता हूँ। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होती है, मान लिया ये आपके पास कोई कण है,
मान लिया ये आपके पास कोई क्या है, तरंग है। क्या है आपके पास, ये कोई आपकी तरंग है। ये तरंग किस दिशा में गतिशील है, ये तरंग होती है वो इस दिशा में गतिशील है। मान लिया ये तरंग है वो किस दिशा में जा रही है, आपकी एक्स दिशा में जा रही है। तो इसमें जो कणों का कंपन होता है, माना कोई भी पार्टिकल होती है, जैसे मैंने कोई आवरण बताया था, क्या बताया था, ये कोई आवरण बताया था। इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। क्या करते हैं, कंपन करते हैं। यानी कंपन वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कंपन वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है उनमें कंपन किस तरीके से होता है, उनमें कंपन आपका इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। यानी यहाँ पे क्या पता लगा आपको कि जो कणों की जो तरंग की दिशा है वो तो क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, बट इसके लंबवत क्या हो रहा है, जो कणों का कंपन हो रहा है वो इस तरंग की दिशा के लंबवत हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, आपका वाई डायरेक्शन में, तो ये इसके लंबवत है। तो ये वाली जो तरंग कहलाती है वही आपकी क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। और इस कंपन से क्या होता है, श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। श्रृंग व गर्त का निर्माण होता है। अब ये श्रृंग और गर्त क्या होते हैं, ये कोई भी तरंग होती है, इसका जो ऊपर वाला भाग है ये श्रृंग कहलाता है, और ये वाला भाग है जो क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। वो अभी मैं कुछ डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। सेकंड आती है आपके पास क्या, अनुदैर्ध्य तरंगे। सेकंड क्या आती है आपके पास, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो बात करते हैं किसकी, अनुदैर्ध्य तरंग की। तो मान लिया कि कोई भी तरंग है, मान लिया कि ये आपकी कोई जा रही है तरंग, किस दिशा में जा रही है आपकी, ये जो तरंग जा रही है वो एक्स दिशा में जा रही है। और जो कणों का कंपन है, जो कणों का कंपन है, ये वाला कणों का कंपन है, ये वाला क्या है आपका, कणों का कंपन है, वो भी किसके अनुदिश हो रहा है, जो तरंग संचरण की दिशा है, तरंग की दिशा है उसके अनुदिश ही हो रहा है। यानी किस दिशा में हो रहा है, ये भी एक्स दिशा में हो रहा है। एक्स दिशा में हो रहा है तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली जो तरंग कहलाती है ये क्या कहलाती है, आपकी अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। तो आपको केवल ये वाली दो जो है वो ध्यान में रखनी है। एक तो माध्यम के बेस पे कौन कौन सी तरंगें होती है, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। और यदि कणों के कंपन के आधार पर देखें तो ये भी दो टाइप की होती है, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। वैसे और आगे जाएंगे तो इसमें प्रगामी तरंगें, अप्रगामी तरंगें, यदि विमा के बेस पे देखें तो एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय बहुत सारी होती है। तो अपन को उतना नहीं जाना है, अपन को जितनी जरूरत है उतनी ऑप्टिक्स के लिए जितना जरूरी है उतना अपन देख रहे हैं। तो फर्स्ट लगाइए आप तरंग, इसमें लिख लीजिए, कणों के कंपन के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर तरंग दो प्रकार की होती है। कणों के कंपन के आधार पर तरंग दो प्रकार की होती है। कणों के कंपन के आधार पर तरंग दो प्रकार की होती है। फर्स्ट लिख लीजिए अनुप्रस्थ तरंग, फर्स्ट लिखिए अनुप्रस्थ तरंग, और इसमें लिखिए वे तरंगें जिनमें कणों का कंपन, वे तरंगें जिनमें कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। वे तरंगें जिनमें कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती है। वे तरंगें जिनमें कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती है। और इसमें श्रृंग व गर्त का निर्माण होता है। और इसमें श्रृंग व गर्त का निर्माण होता है। और यदि आप ये डायग्राम बनाना चाहो तो ये डायग्राम बना दो। और यदि इस डायग्राम को ऐसे बनाना चाहो कि ये आपकी कोई जा रही है तरंग, और इसमें जो आपके पास जो वाइब्रेशन कणों का कंपन है वो किस दिशा में, इस दिशा में, तो ये वाला यदि आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। क्लियर, ये क्या आपके कणों के कंपन है जो इस टाइप से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, और जो तरंग जा रही है वो इस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो ये वाई दिशा में, ये एक्स दिशा में, ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो। और ये बनाना चाहो तो ये बना सकते हो, केवल समझने के लिए। नेक्स्ट लगाइए, दूसरी लगाइए अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरी लगाइए अनुदैर्ध्य तरंगे, और इसमें लिखिए वे तरंगे जिनमें कणों का कंपन, अनुदैर्ध्य तरंगे, वे तरंगे जिनमें कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होता है। वे तरंगे जिनमें कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। अब इसमें देखो, इसमें तो आपके श्रृंग और गर्त का निर्माण हो रहा है, पर इसमें आपकी किसका निर्माण होता है, संपीड़न और विलयन। क्या होता है,
संपीड़न और विलन दोनों थर्मोडायनेमिक्स की टर्म है, तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि संपीड़न किसे कहते हैं, विलन किसे कहते हैं। संपीड़न यानी संपीड़ित होना, विलन यानी एक तरह से क्या करना, फैलना। तो इस तरीके से होता है अपने पास अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये जस्ट एक कंसेप्ट था। तो अपन ने क्या क्या देखा वो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो अपन ने क्या बताया, तरंग। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा कि तरंग क्या होती है। क्या देखा अपन ने, तरंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो अपन ने देखा कि तरंग क्या होती है, वेव क्या होती है। क्लियर। तो वेव के बारे में आपने क्या जाना कि कोई भी आवरण होता है उसमें कण उपस्थित होते हैं, उस कण में क्या होती है, हलचल उत्पन्न होती है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं अपन, तरंग कहते हैं। फिर मैंने बताया कि तरंग के प्रकार कितने होते हैं। तो तरंग को मैंने दो प्रकार से डिवाइड कर लिया। एक तो कर लिया, फर्स्ट तो कर लिया मैंने माध्यम के आधार पर। किसके आधार पर, माध्यम के आधार पर। और दूसरा मैंने कर लिया किस पर के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर। कणों के कंपन के आधार पर। तो फर्स्ट तो हो गया कणों माध्यम के आधार पर, और सेकंड क्या लिया मैंने, कणों के कंपन के आधार पर। तो ये इसके दो पार्ट हो गए। अब इसमें वैसे प्रगामी अप्रगामी ये विमा के आधार पर भी आता है, तो वो भी अपन आगे जाके देखेंगे। तो माध्यम के आधार पर कौन कौन सी बताई मैंने आपको, दो तरंगे बताई। माध्यम के आधार पर कौन कौन सी तरंगे बताई, फर्स्ट तो बताई आपको यांत्रिक तरंगे। कौन कौन सी बताई, यांत्रिक तरंगे। और सेकंड क्या बताइए आपके पास, अयांत्रिक तरंगे। सेकंड क्या बताइए आपको, अयांत्रिक तरंगे, या फिर आप बोल सकते हो इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोल सकते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और यदि मैं सेकंड की बात करूं, जो कणों के कंपन के आधार पर बताई, वो मैंने बताई कौन कौन सी, एक तो बताई अनुप्रस्थ, कौन कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगे। और सेकंड क्या बताई मैंने, अनुदैर्ध्य तरंगे। सेकंड क्या बताई, अनुदैर्ध्य तरंगे। जो कणों का ये तरंग का जो कंसेप्ट आया, फर्स्ट कंसेप्ट किसने दिया था, 1675 में न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। कणिकावाद का सिद्धांत। और जो दूसरा दिया था वो किसने दिया था, 1678 में हाइगन का तरंग सिद्धांत। हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो अपन को जो ऑप्टिक्स पढ़नी है, उस ऑप्टिक्स में जो इंपॉर्टेंट काम में आने वाला है, जो पूरी ऑप्टिक्स चलने वाली है, वो किस बेस पे चलनी है आपकी, जो हाइगन का तरंग सिद्धांत है उस बेस पे चलनी है। और जो आप 11th-12th में ऑप्टिक्स पढ़ के आए हो, 12th क्लास में आपके ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर थे, तो वो जो 2 चैप्टर आप पढ़ के आए हो वो पूरा किस बेस पे था, इस जो ये फर्स्ट वाला कंसेप्ट था इसके बेस पे था। और जो कॉलेज लेवल में अपन ऑप्टिक्स बुक्स स्टार्ट करेंगे, जो जो अलग अलग घटना पढ़ेंगे, वो किस बेस पे, हाइगन के तरंग सिद्धांत के बेस पे है। तो देखो पता लग गया होगा, जो जो बोर्ड पे लिखा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो कौन क्या क्या पता, तरंग किसे कहते हैं, किसी भी आवरण में उपस्थित कण या कणों में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, निर्वात होता है, माध्यम होता है। निर्वात होता है इसका मतलब क्या, कि जो भी आवरण होता है उसमें कण उपस्थित नहीं होते। माध्यम होता है यानी उस आवरण में कण उपस्थित होते हैं। फिर क्या बताया मैंने, तरंग के प्रकार बताए। तो तरंग के प्रकार में कौन कौन से, माध्यम के आधार पर 2 प्रकार बताए, यांत्रिक तरंग है, अयांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होता है इसमें, माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया ध्वनि। और इसमें क्या बताया, अयांत्रिक तरंग में बताया कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये किसमें, निर्वात में गतिशील होती है या गतिमान होती है। अनुप्रस्थ में क्या बताया कि जो भी तरंगे जा रही है इसका जो कंपन होगा वो क्या होगा, तरंग संचरण की दिशा के क्या होगा, लंबवत होगा। इसमें क्या होगा, जो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होगा। तो ये वाली क्या हो गई आपके पास, चारों तरंगे हो गई। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अब इसमें क्या होता है, मानो तरंग के लिए मैंने क्या मान लिया, एक आवरण माना था। क्या माना था, एक आवरण माना था। क्या माना था, एक आवरण माना था। अब इसमें ये जो कणों के आवरण में जो तरंग कहते हैं अपन जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, हलचल उत्पन्न होती है। हलचल उत्पन्न होने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कोई भी, यहाँ से अपन ने कोई एनर्जी दे दी तो ये क्या करता है, जो अंदर पार्टिकल है, जो कण है, वो कण कभी गतिशील नहीं होते। वो क्या करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। यहाँ मानी, या मैंने क्या किया, एक कण को ऊर्जा दी। क्या किया मैंने, कोई भी एक आवरण था, बहुत सारे उसमें कण थे, उसमें मैंने एक कण को ऊर्जा दी, तो ये कण क्या करेगा,
ये जो कण है वो क्या करेगा, जो सेकंड वाला कण है ये इसके पास जाएगा, ये इसको ऊर्जा ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा, या तो ऊर्जा या संवेग का क्या करेगा, यानी एनर्जी या मोमेंटम का क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, स्थानांतरण करेगा। बट कण की गति चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। क्या करेगा, अब ये यहाँ से यहाँ आया, अब ये क्या करेगा, ये वापस इसको एनर्जी देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। इस तरह से ये एक दूसरे में हलचल उत्पन्न करते हैं और ट्रांसफर करते रहते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं, या तो ऊर्जा या संवेग का स्थानांतरण करते हैं। ध्यान रखना, ये ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करते हैं और कण की स्थिति नहीं बदलती। क्या होता है इसमें, कण की स्थिति नहीं बदलती, कण की स्थिति नहीं बदलती। क्लियर। तो ये तो आपका हो गया एक तरंग का कंसेप्ट। अब अपन को तो जो समझना क्या है, अपन को तो समझना है ऑप्टिक्स यानी लाइट का कंसेप्ट। तो अब देखो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो लाइट तरंगे है, लाइट भी क्या एक तरह से एक ऊर्जा है, यानी जो प्रकाश है वो भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी तरंग के द्वारा हमारे पास पहुंचती है। यानी जो सूरज का प्रकाश है, सूरज वहां था, मेरे पास जो एनर्जी पहुंची, यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सूरज वहां पे था, यानी जो अपन को कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रही है, अपनी बॉडी गर्म हो रही है। यानी सर्दी में अपन धूप में क्यों खड़े रहते हैं कि अपनी बॉडी में कुछ गर्माहट उत्पन्न हो, तो वो क्या करते हैं, अपन को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलने का मीनिंग है कि वो जो लाइट का प्रकाश या सूरज का प्रकाश आ रहा है किस रूप में आ रहा है, तरंग के रूप में। और वो तरंग कौन सी है, निर्वात में चलकर आ रही है। निर्वात में चलने का मीनिंग कौन सा आ जाएगा आपके पास, निर्वात। निर्वात यानी ये कौन सी हो जाएगी, या तो अयांत्रिक तरंगे होंगी या विद्युत चुंबकीय तरंगे होगी। इसमें यदि देखा जाए तो कौन सी होगी, कणों के कंपन के आधार पर देखा जाए तो इसमें जो लाइट की तरंगे मानी जाती है, तो आइगन का जो तरंग सिद्धांत है वो वापस अलग कहता है, और जो ये वाला सिद्धांत है कणिकावाद का सिद्धांत वो अलग कहता है। तो वो अपन जब ऑप्टिक्स की बात करेंगे, जब मैं आपको क्लियरली बताऊंगा एग्जांपल के साथ। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये क्या होती है, तरंग क्या होती है, किस बेस पे क्या इसका वेरिफिकेशन होता है, क्या इसका, और मैंने सब कुछ आपको नोट्स के रूप में लिखवा भी दिया है। चले आगे, अब अपन आते हैं लाइट पर। किस पर आते हैं, लाइट पर। तो आपको इतना तो पता लग गया कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, तरंग के रूप में संचरित होती है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो लाइट के बारे में आपको 2-3 लाइन ध्यान रखनी है। लाइट के बारे में क्या ध्यान रखना है आपको, लाइट के बारे में ये ध्यान रखना है, टॉपिक लगा लेता हूं मैं यहाँ पे, प्रकाश। क्या, लाइट। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, लाइट। अब ये लाइट क्या होती है इसको समझना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो क्या है, यह एक क्या है आपके, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है, यानी एनर्जी है। प्रकाश क्या, एक एनर्जी है। इस एनर्जी में क्या होता है, इस एनर्जी, यह एनर्जी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा या विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा पहुंचती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा संचरित होती है। और इसमें क्या लिखना है कि जो ये तरंग है वो कैसी तरंगे है, वो मैंने बताया आपको कैसी तरंगे है, या तो कौन सी तरंगे है, ये आपके पास है कौन कौन सी बताओ। एक तो कौन सी, यांत्रिक या अयांत्रिक, बताओ जल्दी से। यह एक कैसी तरंगे है, अयांत्रिक है। क्यों, क्योंकि ये निर्वात में गतिशील होती है, अयांत्रिक तरंगे है। या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे है। क्या बोल सकते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे है। इसका निर्वात में वेग कितना होता है, तो निर्वात में जो वेग होता है v होता है, वो कितना होता है, v = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो आप एक बार इतना लिखिए, प्रकाश टॉपिक लगाइए और इसमें लिखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा यह ऊर्जा का संचरित करता है, या तरंग के विद्युत चुंबकीय, या फिर मैं लिखवा देता हूँ, आप लिखो, लगाओ टॉपिक लगाओ प्रकाश, टॉपिक लगाओ प्रकाश, और इसमें लिखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा संचरित होती है, और यह एक अयांत्रिक तरंगे है। यह एक अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे है।
यह एक अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे है और निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये तो हो गया जस्ट प्रकाश का इंट्रोडक्शन। अब अपन बढ़ते हैं इससे आगे। अब आपने क्या जाना कि प्रकाश किस रूप में होता है, एक तरंग के रूप में होता है। तो उस तरंग के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा कि अपन को क्वेश्चन आपका क्या है कि कोई भी वस्तु है वो हमें कैसे दिखाई देती है, कोई वस्तु को हम कैसे देख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वस्तु को हम कैसे देख सकते हैं, कि कोई वस्तु है, वस्तु को हम कैसे देख सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी आपको एक बेसिक चीज़ है तो पता होना चाहिए। मान लिया ये कोई, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, किसी को मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, एक सूरज का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। ये आपका क्या है, कोई सूर्य का प्रकाश है। ये क्या है, कोई प्राकृतिक सोर्स है, यानी सोर्स है। प्राकृतिक सोर्स का मतलब जो अपन मानव के द्वारा नहीं बनाया गया वो क्या कहलाता है, आपका प्राकृतिक कहलाता है। तो ये आपका सूरज है और यहाँ से क्या निकल रहा है, आपका प्रकाश निकल रहा है। और यहाँ पे क्या खड़ी है, एक कार खड़ी है। यहाँ पे क्या खड़ी है, कोई कार खड़ी है। अब ये क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लिया कोई लड़का यहाँ पे, कोई लड़का है, लड़की है, कोई भी खड़ा है यहाँ पे, कोई गर्ल्स बॉय खड़ा है। वो क्या कर रहा है, वो उस कार को देख रहा है। वो क्या कर रहा है, उस कार को देख रहा है। तो आपने कभी ये सोचा कि ये कार दिखाई कैसे दे रही है हम उनको? क्या आपने कभी ये सोचा, क्या आपने ये कभी सोचा कि यहाँ पे बाय चांस अंधेरा होता, क्या ये कार आपको दिखाई देती? क्या यहाँ पे मान लो कि कार है, पेड़ है, कार क्या है, लाइट वाइट कोई कार की ऑन नहीं है। मान लो कोई पेड़ है, ये क्या है आपका, कोई पेड़ है। ये क्या आपका कोई एक यहाँ पे पेड़ भी बना दो, ठीक है। ये आपका क्या है, कोई पेड़ है। अब देखो यहाँ पे आपने सोचा होगा कभी कि हमको वस्तु दिन में तो दिखाई देती है बट रात के अंधेरे में वस्तु दिखाई नहीं देती। तो उसका भी क्या रीजन है? तो वस्तु को हम सबसे पहले, इसका कंसेप्ट है वस्तु को देखना। तो मान लो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो किस रूप में आ रही है, तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आ रही है। तो ये प्रकाश की तरंगे है वो कहाँ आती है आपके पास, ये प्रकाश की तरंगे है वो आएगी पहले कहाँ पे, इस पेड़ पे, क्योंकि प्रकाश की तरंग तो हर जगह फैल रही है। क्या हो रहा है, प्रकाश की तरंगे हर जगह फैल रही है। तो ये प्रकाश की तरंगे कहाँ आ रही है, यहाँ पे। अब ये जो तरंगे हैं वो, उन तरंगों का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तरंग का परावर्तन होकर ये कहाँ जा रही है, अपनी आंखों की रेटिना पे। कहाँ जा रही है, अपनी आंखों की रेटिना पे। और जब अपन क्या करते हैं, मान लो कि आपकी आंखें अभी इधर थी, तो ये प्रकाश की जो तरंग आई यहाँ पेड़ से टकराई, टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित होकर कहाँ गई, मानव की रेटिना पर गई और हमें वस्तु को दिखाई देने लग गई। अब यही क्या होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि आप इस साइड ही देख रहे थे, अब मान लिया हूँ मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे सामने ये वाला पेड़ है। यदि मैं इस साइड देखूंगा तो ये पेड़ दिखाई देगा। यदि मैं इस साइड ना घूम के इस साइड देखूँ तो क्या मुझे पेड़ दिखाई देगा? क्या नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि आपके जो सूरज से आने वाला प्रकाश है, आप यदि जिस वस्तु को देखना चाह रहे हो उस वस्तु से जो परावर्तित होकर प्रकाश होता है वो यदि अपनी रेटिना पर पहुंचता है तभी अपन वस्तु को देख सकते हैं, उसके अलावा अपन वस्तु को नहीं देख सकते। तो अपन कह सकता हूं, मैं यदि ऐसे खड़ा हूं तो क्या मैं सूरज का प्रकाश पेड़ से टकराया, क्या वो यहां पर आकर मेरे से कोई, यहां तो मेरी रेटिना नहीं है, रेटिना तो मेरी यहां है। तो फिर क्या करेगा, यदि प्रकाश यहां पे आता तो अपन को दिखाई देता, नहीं तो नहीं देख सकते। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी वस्तु को देखने के लिए ये वाला कंसेप्ट लागू होता है और ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। क्लियर? अब अपन बात करते हैं एक एक इंपॉर्टेंट टर्म की। ऑप्टिक्स में आपके पास तरंग का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और तरंग के कंसेप्ट में आपके पास आएगा, ये मान लो कि ये क्या है आपके पास, कुछ शब्दावली है। कुछ शब्दावली की मैं बात करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म में, मान लो मैं एक तरंग बना लेता हूं यहां पे। ये मैंने क्या बना ली, कोई तरंग बना ली, ठीक है। अब ये तरंग बना ली मैंने। अब इसमें देखना, इस तरंग में होता क्या है। मान लो मैं फर्स्ट बात करता हूँ तरंग दैर्ध्य की। फर्स्ट मैं किसकी बात करता हूँ, तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो यदि मैं फर्स्ट बात करता हूँ तरंग दैर्ध्य की, यानी वेवलेंथ, जिसको अपन किससे लिखते हैं, लैम्बडा से।
तो मान लिया कोई तरंग बन रही है, मान लिया कि ये तरंग आपकी कैसी बन रही है, इस डायरेक्शन में बन रही है, इस टाइप की कोई तरंग है। तो जो तरंग में दो पॉइंट आते हैं, जो इसका जो एक तो तरंग कैसे चलती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। यदि आपने करंट सुना है, एक डीसी करंट होता है, एक एसी करंट होता है। डीसी करंट हमेशा समय के साथ ऐसे चलता है, एसी करंट हमेशा समय के साथ ऐसे चलता है, यानी वो क्या करता है, वैल्यू को चेंज करता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई तरंग है, इस तरंग में ये भाग कौन सा हो गया आपके पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी जो ये वाला पॉइंट है ये क्या कहलाता है, आपका स्रंग कहलाता है, और जो ये वाला पॉइंट है वो आपका क्या कहलाता है, गर्त कहलाता है। क्लियर, ये वाला स्रंग कहलाएगा, ये वाला गर्त कहलाएगा। क्लियर। अब इसमें मुझे क्या डिफाइन करना है, तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं अपन इंग्लिश में बोलने तो वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो मैं बात करता हूँ तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ की। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बता सकता हूँ, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ किसे कहेंगे। मैं ये जो दो स्रंग के बीच की दूरी है, ये क्या है, आपके जो दो स्रंग के बीच की दूरी है, ये आपकी क्या है, लैम्बडा है। ये या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो दो गर्त के बीच की दूरी है वो क्या है, आपकी लैम्बडा है। तो यदि मैं इस डेफिनेशन को लिखना चाहूँ कि कोई भी तरंग में क्या होती है, दो क्रमागत स्रंग व दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को क्या कहता है, अपन तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को किससे व्यक्त करते हैं, अपन लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। इसको मापने की इकाई क्या है, एंगस्ट्रॉन। क्या है आपकी एंगस्ट्रॉन। यदि इसको आप मीटर में चेंज करते हो तो ये क्या होता है, 10⁻10 मीटर। क्लियर। तो इस तरीके से होता है। तो आप ध्यान रखना, तरंग दैर्ध्य में लिख लो, सबसे पहले एक ये तरंग बनाओ, आप ये वाली तरंग बनाओ, फिर उसमें फर्स्ट डेफिनेशन लगाओ तरंग दैर्ध्य, और उसमें लिखो, इसमें लिखो कि दो स्रंग व दो गर्त के बीच की दूरी को, दो स्रंग व दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो स्रंग व दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्बडा से व्यक्त करते हैं, इसे लैम्बडा से व्यक्त करते हैं, इसे लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक एंगस्ट्रॉन होता है, और इसका मात्रक एंगस्ट्रॉन होता है। एंगस्ट्रॉन को अपन ए के ऊपर डॉट लगा के व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक एंगस्ट्रॉन होता है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ किसकी, तो ये तो आपकी क्या, स्रंग में भी ध्यान रखना कि स्रंग, अब ये वाला फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ऐसा नहीं है कि आप ये वाला स्रंग ले लिया एक तो फर्स्ट और एक ले लिया आपने ये वाला, ये नहीं लेना। दो क्रमागत, यानी फर्स्ट लिया तो फर्स्ट के आगे वाला कौन सा आएगा, सेकंड, यानी ये फर्स्ट स्रंग है, ये सेकंड स्रंग है, ये फर्स्ट गर्त है, ये सेकंड गर्त है, इस तरीके से। अब मैं बात करता हूँ किसकी, आयाम की। अब मैं कौन सी बात करता हूँ, आयाम की। आपके पास जो दूसरी डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, आयाम। क्या आती है, आयाम। आयाम का मीनिंग क्या होता है, आयाम को अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं अपन, एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड क्या होता है इसकी बात करते हैं। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये आपकी जो कोई भी तरंग है, इस तरंग में उत्पन्न अधिकतम विस्थापन कौन सा है, मुझे ये बताओ कि जो तरंग में विस्थापन होगा वो कौन सा होगा। यानी ये इसका क्या है, ये इसका जो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है इसमें, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट है। ये यदि इसका देखे तो ये मैक्सिमम है, यदि इसका देखे तो ये मैक्सिमम है, और इसका देखे तो ये मैक्सिमम है। और ये आपका क्या कहलाता है, एक तरह से आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो कि आयाम किसे कहते हैं, कि किसी भी तरंग में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। लिख लो आयाम की डेफिनेशन में क्या लिखोगे, कि किसी भी तरंग में अधिकतम विस्थापन, ये देखो इसका मैक्सिमम, ये इसका मैक्सिमम, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम, ये नेगेटिव में मैक्सिमम, यानी ये क्या, इसका एक अधिकतम विस्थापन है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी तरंग में अधिकतम विस्थापन, किसी भी तरंग में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, आयाम कहलाता है। थर्ड बात करते हैं अपन आवर्तकाल की। थर्ड किसकी बात करते हैं अपन, आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो आवर्तकाल का मीनिंग क्या होता है, टाइम पीरियड। जिसको अपन टी से व्यक्त करते हैं, टाइम पीरियड। अब ये आवर्तकाल किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। तो आवर्तकाल के लिए आपको क्या देखना होगा, आवर्तकाल के लिए आपको ये देखना होगा कि एक चक्कर, अब आप मानोगे कि ये एक चक्कर कौन सा होता है,
बताओ एक चक्कर कौन सा होता है। तो ये आपके पास जो वेव बन रही है, क्या बन रही है, वेव बन रही है। तो एक चक्कर यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास कोई मैं वेव बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, कोई वेव बना रहा हूँ। तो एक चक्कर कब होगा, जब कोई वेव है वो क्या करेगी, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में चली, पहले पॉजिटिव में चली, पॉजिटिव में चलने के बाद ये नेगेटिव में जाएगी, तो ये नेगेटिव से चलकर वापस यहाँ आई। तो ये वाला इसका क्या कहलाता है, एक चक्र कहलाता है या एक चक्कर कहलाता है। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से चलकर ये वाला जो साइकिल है ये क्या कहलाता है, आपका एक चक्कर कहलाता है। तो बताओ इस तरंग में कितने चक्कर है आपके पास, बताओ। एक यहाँ से स्टार्ट होगा जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक चक्कर तो ये हो गया, एक यहाँ से स्टार्ट होकर एक ये हो रहा है, तो दो हो गए, और इसके आगे और भी आधा चल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें दो तो कंप्लीट है और एक क्या है, आधा चक्कर है। तो मैं कह सकता हूँ कि आवर्तकाल किसे कहेंगे कि एक चक्कर में लगने वाला जो समय होता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक चक्कर में लगने वाला समय। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक चक्कर में लगने वाला समय, लगने वाला समय क्या कहलाता है, आपका आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, टी से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, आपका सेकंड होता है। क्या होता है, मात्रक इसका सेकंड होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हो कि जो आवर्तकाल है वो एक चक्कर में लगने वाला समय है, और उस समय को अपन किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिए, और यदि इसमें डायग्राम बनाना है तो ये वाला डायग्राम आप बना दीजिए। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको ध्यान रखना कि टी प्रोपोर्शनल होता है 1/न्यू के। क्या होता है, टी प्रोपोर्शनल 1/न्यू। न्यू यहाँ पे क्या है, आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी है, और टी क्या है यहाँ पे आपका आवर्तकाल है। ठीक है, एक फॉर्मूला भी ध्यान रखना। अब इसमें ये डिपेंडेंट कैसे रहता है, यदि आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा, यानी देखो ये टी और न्यू कैसे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि टाइम बढ़ता है तो ये, यदि ये कम होता है तो टाइम बढ़ेगा। क्या होता है, यदि ये न्यू कम होता है, देखो यदि ये न्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। और यदि क्या होता है, न्यू बढ़ता है तो टी आपका क्या होगा, कम होगा। यानी एक तो होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती होता तो क्या होता, न्यू बढ़ने पर टी भी बढ़ता, बट यहाँ पे क्या है, टी पर इन व्युत्क्रमानुपाती है न्यू के, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो टी समानुपाती है 1/न्यू के। तो आप इसमें क्या डिपेंडेंसी निकाल सकते हो कि न्यू क्या होगा, घटने पर आवर्तकाल बढ़ेगा, यानी आवृत्ति घटने पर। इसके नीचे आप एक लाइन भी लिख दो, ये फॉर्मूला लिखो और इसके नीचे एक लाइन लिख दो कि आवृत्ति बढ़ाने पर, आवृत्ति बढ़ाने पर, या फिर ऐसे लिखो आवृत्ति, आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे भी लिख सकते हो, यदि या ये आप इधर ला सकते हो, इस टी को इधर भी भेज सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हो। ठीक है, आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि आवृत्ति बढ़ाने पर, इससे स्पष्ट है कि आवृत्ति बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान कम होता है। इससे स्पष्ट है कि आवृत्ति बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान कम होता है। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। एक डेफिनेशन आती है अब अपन बात करते हैं किसकी, आवृत्ति की, न्यू की। तो देखो ये तीन डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन किसकी, न्यू की, कि ये न्यू क्या होता है। तो किसकी बात करते हैं अपन, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं आवृत्ति की, यानी न्यू की। अब ये न्यू क्या होता है इसकी बात करेंगे। न्यू में क्या होगा बताओ, न्यू का मतलब जिसे बोलते हैं एक चक्कर या एक प्रति सेकंड में चक्रों की संख्या, आप इसे ऐसे बोल सकते हो, प्रति सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो क्लियर, प्रति सेकंड में चक्रों की संख्या, यानी मैं क्या कह सकता हूं कि एक सेकंड में वह कितने चक्कर पूरे करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो एक बार ध्यान होगा, यदि आपको आवृत्ति का वर्ड सुना है आपने मैथ में, तो आवृत्ति का मीनिंग क्या होता है, रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी एक ही वस्तु का बार बार रिपीट होना क्या कहलाता है, एक तरह से आवृत्ति कहलाती है। तो सेम इसी टाइप से इसका मीनिंग निकलता है कि प्रति सेकंड में चक्रों की संख्या, यानी एक सेकंड में वो कितने चक्कर पूरे करता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। इसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, न्यू से व्यक्त करते हैं। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जो न्यू होता है वो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, जिसे अपन c से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं,
सी से और इसके नीचे होती है इसकी तरंग दैर्ध्य, यानी क्या होगा आपके पास लैम्बडा। तरंग दैर्ध्य क्या होगा आपके पास लैम्बडा। तो इसका यदि फॉर्मूले के बेस पे इसको समझना चाहे तो कैसे समझोगे आप, इसके कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास सी बाय लैम्बडा। क्लियर। अब ये सी तो क्या है अपना एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बट आपके पास ये क्या है वेवलेंथ है, और वेवलेंथ कभी भी फिक्स नहीं हो सकती क्योंकि वेवलेंथ तो चेंज होती है। तो अपन यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि ये आवृत्ति किस पर डिपेंडेंट है, आवृत्ति किसके समानुपाती होगी 1/λ के। किसके समानुपाती होगी 1/λ के। और यहाँ से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, यदि लैम्बडा का मान बढ़ता है तो न्यू का मान क्या होगा कम होगा, यदि लैम्बडा का मान कम होता है तो न्यू का मान क्या होगा बढ़ेगा। क्लियर। तो यहाँ से आप आवृत्ति की ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो इसमें लिखियो आप प्रति सेकंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, प्रति सेकंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और न्यू बराबर करके लिखना निर्वात में प्रकाश का वेग c अपॉन में तरंग दैर्ध्य लैम्बडा। न्यू बराबर करके लिखना निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन में तरंग दैर्ध्य लैम्बडा। और न्यू इज इक्वल टू लिख लेना सी बाय लैम्बडा। और यहाँ पे लिखना कि जो आवृत्ति होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आवृत्ति होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे स्पष्ट है कि तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर आवृत्ति का मान कम होता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर आवृत्ति का मान कम होता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर आवृत्ति का मान कम होता है तथा मैंने क्या लिखा है, तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर आवृत्ति का मान कम होता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आवृत्ति का मान कम होने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। तो ये आपको डिपेंडेंसी ध्यान रखनी है कि कैसे कम होता है कैसे बढ़ता है। जब कोई समानुपाती होता है, ध्यान रखना, जब कोई मान लिया ए कोई बी समानुपाती है, इसका मतलब क्या होगा बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा और बी कम होगा तो ए भी कम होगा। क्लियर। यदि यहाँ पे ये रिजल्ट आता ए समानुपाती 1/b या ए है बी के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब ऑपोजिट होगा। जब बी यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो ए क्या होगा घटना चाहिए। और यदि क्योंकि ये 1/ में भाग भी तो देगा तो संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये क्या होगा यदि यहाँ मैं बी को घटाऊं तो ए क्या होगा बढ़ेगा। तो इस तरीके से फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो इतना तो आपको ध्यान रखना ही है। क्लियर। तो ये आपका हो गई आवृत्ति। नेक्स्ट टर्म की बात करता हूँ। नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास एक लास्ट टर्म है जिसे बोलते हैं अपन तीव्रता या इंटेंसिटी। तीव्रता या इंटेंसिटी जो आपकी ऑप्टिक्स में बहुत बार काम आने वाली है। हर रिजल्ट में आपको तीव्रता निकालनी पड़ेगी हर डेरिवेशन में। तो देखो तीव्रता होती है वो क्या होता है, तीव्रता हमेशा क्या होती है आयाम था आपके पास, एम्पलीट्यूड था जो ए था, मैंने सेकंड डेफिनेशन लिखा है आयाम, जो तरंग दैर्ध्य में या तरंग का जो अधिकतम विस्थापन होता है वो क्या कहलाता है आयाम कहलाता है। तो इस आयाम का जो आपके पास आई प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, क्या होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो ए है या आयाम का स्क्वायर है वही आपकी क्या कहलाती है तीव्रता। अब ये तीव्रता का यदि मैं सिंपल वर्ड में मीनिंग समझाना चाहूँ, आपके पास मोबाइल सभी के पास है, आजकल टेक्नोलॉजी के टाइम में मोबाइल सबके पास है। आप जानते हो बहुत जने क्या करते हैं, बहुत जने मोबाइल की बैटरी कम खर्च हो उसकी वजह से वो ब्राइटनेस क्या करते हैं बिल्कुल लो कर देते हैं। क्या कर देते हैं ब्राइटनेस बिल्कुल लो कर देते हैं। ब्राइटनेस लो करने का मीनिंग क्या हो गया, आपने उसकी इंटेंसिटी क्या कर दी बिल्कुल कम कर दी, इंटेंसिटी क्या कर दी बिल्कुल कम कर दी। अब इंटेंसिटी कम कर ली पर आज स्टूडेंटों को लड़कों को ये पता नहीं होता कि हमने मोबाइल की बैटरी बचाने के लिए इंटेंसिटी को तो कम कर दिया, तीव्रता को कम कर दिया, बट जब अपने तीव्रता कम की है तो आंखों पर क्या लगता है फिर जोर लगता है और उससे आपकी आंखें खराब हो सकती है। तो ये बहुत जने नहीं सोचते कि आंखें खराब हो जाएगी या उनको तो मोबाइल की बैटरी बचानी है, बस कुल मिला के वो बात है, होता है सबके साथ होता है। तो आपको ध्यान रखना है जब मोबाइल का ब्राइटनेस अपन कम करते हैं वो आपकी एक क्या है तीव्रता है। यानी मोबाइल का ब्राइटनेस कम किया इसका मतलब अपन ने तीव्रता कम की। मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ाया, जब मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ाती हो तो कैसा एकदम मोबाइल में स्मार्टनेस यानी ब्राइटनेस कैसे बढ़ जाती है आपने देखा है सभी ने। तो वही आपकी क्या होती है तीव्रता। और जो तीव्रता होती है वो ध्यान रखना हमेशा आयाम के वर्ग के क्या होती है समानुपाती। तो यहाँ पे लिख लो तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गई तीव्रता हो गई। तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा कि जो एक तरंग थी, एक तरंग में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो मैं वापस एक बार आपको नाम लिख के सब बता देता हूं
कि कौन कौन सी डेफिनेशन अपन ने देखी है। तो देखो फर्स्ट डेफिनेशन देखी अपन ने कौन सी, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। देखो फिजिक्स में जो भी आप चीज़ है वो कोई भी रटने की कोशिश मत करो, हर कोई चीज़ है तो समझने की कोशिश करो। एक बार समझ में नहीं आता है, दूसरी बार देखो, दूसरी बार पढ़ो ही, उसे समझ में 100% आएगी। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, दो सुरंग व दो गर्त के बीच की क्रमागत दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसे अपन किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसको मापने की इकाई क्या है आपके पास, एंगस्ट्रॉम है। दूसरी अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ी, आयाम की, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है कि किसी भी तरंग का जो अधिकतम विस्थापन होता है वो क्या कहलाता है, आपका आयाम कहलाता है। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, ए से। थर्ड क्या पढ़ी अपन ने, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो टी समानुपाती किसके है, 1/न्यू के। तो ये भी अपन ने पढ़ा कि आवर्तकाल को अपन टी से व्यक्त करते हैं, यानी आवर्तकाल को बोलते हैं अपन टाइम पीरियड। एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आपका आवर्तकाल कहलाता है। टी व्युत्क्रमानुपाती किससे है, आवृत्ति के। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी आवृत्ति की। तो इसका मतलब क्या था कि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, यानी प्रति सेकंड में जो एक सेकंड में कितने चक्कर वो पूरे करता है वही क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। और जो उसकी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है न्यू = c/λ, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, तीव्रता की। उसके बाद मैंने किसकी बात की, तीव्रता की। तो तीव्रता क्या होती है, तीव्रता को हमेशा अपन आई से व्यक्त करते हैं और किसके समानुपाती होती है, आयाम स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी, 4-5 टर्म थी जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। क्लियर। तो ये आपके पास क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्टिक्स में बहुत ये वाली सभी टर्म आपके काम आने वाली है। अब मैं आता हूँ आपके जो आपके तरंग के जो सिद्धांत है, क्या है आपका जो तरंग का सिद्धांत है, यानी प्रकाश की प्रकृति है। तो जहां से आपकी ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग होती है, क्या होती है, ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग में कौन कौन से आपके एग्जाम्पल है, कौन कौन से आप पढ़ चुके, यानी प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति ने हाइगेन ने जो प्रकाश को बताया वो कैसा बताया, ड्यूल नेचर के रूप में बताया, यानी कणीय प्रकृति तथा तरंगीय प्रकृति दोनों उसमें होती है। तो द्वैत प्रकृति बताइए, किसने बताया, हाइगेन ने। किसने बताई है, ये हाइगेन ने बताई है। किसने बताई है, हाइगेन ने। अब इसमें देखो कौन कौन सी प्रकृति होती है, एक तो होती है कणीय प्रकृति, एक तो कणीय प्रकृति होती है, एक कौन सी होती है आपके पास, तरंगीय प्रकृति या तरंग प्रकृति। यानी कौन सा, एक तो कणीय प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर होता है, एक क्या होता है, वेव नेचर होता है। क्या होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। यदि मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो ये एग्जांपल आप पढ़ के आए हो। फर्स्ट पढ़ा था अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। सेकंड पढ़ा था अपन ने कॉम्पटन प्रभाव, सबने पढ़ा होगा। यदि क्वांटम प्रभाव नहीं पढ़ा तो आपके कॉलेज लेवल में आएगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आएगा, फर्स्ट ईयर में तो नहीं है। उसके बाद तरंगीय प्रकृति आती है, उसमें क्या क्या आता है उसकी बात करते हैं। तो जो तरंगीय प्रकृति में आता है, फर्स्ट आता है आपका परावर्तन। फर्स्ट क्या आता है आपका, परावर्तन। सेकंड आता है आपका अपवर्तन। सेकंड क्या आता है आपका, अपवर्तन। थर्ड आता है आपका व्यतिकरण। थर्ड आता है आपका व्यतिकरण। फोर्थ आता है आपका विवर्तन, विवर्तन। और जो 5 आता है वो आता है आपका ध्रुवण। क्या आता है, ध्रुवण। तो इस तरीके से जो तरंगीय प्रकृति बताती है उसके एग्जाम्पल परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण है। और जो कणीय प्रकृति है वो क्या बताती है, वो इस टाइप के एग्जाम्पल बताती है। तो इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है। अब जो आप पढ़ चुके हो, जो आप 11-12 में पढ़ के आ चुके हो, वो तो था आपके पास ये वाला कंसेप्ट कणीय प्रकृति का। अब जो आप पूरी ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हो, तो जो पूरी ऑप्टिक्स है, कंप्लीट पूरी ऑप्टिक्स की बुक है, जो कंप्लीट पूरी ऑप्टिक्स का आपके पास सिलेबस है, कंप्लीट यूनिट है 4 या 5, वो कंप्लीट किस बेस पर है, इस बेस पर है। यानी अपन कंप्लीट ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी की बुक में तरंगीय प्रकृति की बात करेंगे। तरंगीय प्रकृति के द्वारा अपन परावर्तन को समझेंगे, अपवर्तन को समझेंगे, व्यतिकरण को समझेंगे, विवर्तन को समझेंगे और ध्रुवण को समझेंगे। तो आप यूनिट, आप
यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो देखोगे तो उसमें एक यूनिट आपकी व्यतिकरण की है, एक यूनिट आपकी विवर्तन की है, एक यूनिट आपके ध्रुवण की है और एक यूनिट आपके लेजर की भी है। तो अपन इन सब में इस तरंगीय प्रकृति के द्वारा ये जो हाइगन ने ड्यूल नेचर बताया है उसको अपन काम में लेते हुए ये एक एक करके अपन एग्जाम्पल ये परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, कंप्लीट इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। जो क्या था आपके पास, एक तो तरंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो, उसके बाद प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो, उसके बाद था आपके पास कि जो तरंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आती है, कोई भी तरंग है तो उसमें कौन कौन सी टर्म आपको ध्यान में रखनी है, कुछ ऐसे रिलेशन थे अपने पास, तो वो आज अपन ने देखे हैं। तो सबको ध्यान है कि अपन की जो ऑप्टिक्स है अपन क्या स्टार्ट करने जाएंगे। अब इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें अपन ऑप्टिक्स की बुक स्टार्ट करेंगे, कॉलेज लेवल की जो बीएससी और बीएससी बीएड या और किसी अदर डिग्रियों में चलती है। तो जो तरंगीय प्रकृति है उसके बेस पे ये सब अपन पूरी ऑप्टिक्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अपन जो कल की क्लास में बात करेंगे वो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, इनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो जो यूनिट फर्स्ट है आपकी, वो यूनिट फर्स्ट पूरी इन तीनों के बेस पे है, इन तीनों के बेस पे, जिसमें परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, व्यतिकरण भी है, और व्यतिकरण से रिलेटेड जितने भी आपके पास प्रैक्टिकल है जैसे फ्रेनेल बाइप्रिज्म हो गया, यंग डबल स्लिट हो गया, वो सब भी आएंगे आपके पास इसमें। तो वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे नहीं करते, क्या उनका डेरिवेशन रहता है, वो सब कुछ अपन एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मैं आपको कंप्लीट नोट्स के रूप में लिखाता हुआ आगे बढ़ूंगा ताकि आपको रिविजन करने में आसानी रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। और अपनी जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कोर्स कंप्लीट रूप से इस साल जिन जिन लड़कों ने पढ़ा है उनसे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अपनी खुद की एप्लीकेशन भी चल रही है विशेष फिजिक्स क्लासेज के नाम से। तो वहाँ पे अपन ने कंप्लीट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कोर्स के रिकॉर्डिंग वीडियो है वो कंप्लीट मैंने एप्लीकेशन में डाल रखे है। फर्स्ट ईयर में इसी साल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर में वैसे कॉलेज में कई बार पढ़ा चुका हूँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं इजीली आसान कर रहा हूँ। कंप्लीट सिलेबस आपको ऐप में करवाएंगे। तो अभी तो फिलहाल तो अपन यूट्यूब पर कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर आप देखते जाइए, जिसका कोई चार्ज भी नहीं है, फ्री में है। तो आप इस ऑप्टिक्स की बुक वो पढ़िए। उसके बाद अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तीनों बुक भी करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखना आप फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हो, बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, यानी नए स्टूडेंट में क्या रहता है, आपको पता नहीं कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अपना जो ये VCS फिजिक्स क्लासेज नाम का यूट्यूब चैनल है वो प्रॉपर BSc और BSc BEd के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि इसमें डिग्री वाले जो कोर्सेज हैं उनके ही वीडियो प्रॉपर अपलोड किए हुए हैं। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का जो कंप्लीट कोर्स है वो अपनी ही एप्लीकेशन में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो आज अपन ने बात की किसकी, बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स लोगों तक पहुँचाना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा, आप जैसे ही वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत मिल जाएगा। तो आज के लिए तो इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिक्स की बुक के साथ। यदि आपको ऑप्टिक्स की बुक खरीदनी है तो JPH की खरीदना या CBH की खरीदना, RVD की खरीदना, कोई सी भी बुक खरीद लेना। सभी बुक एक समान आती है, पढ़ना आपको है, तैयारी आपको करनी है, एग्जाम प्रिपरेशन आपको करनी है। तो आपको किस अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है वो आपको पता है, और नहीं होगा तो मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।